नमस्कार, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो एक एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट्स हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और कांग्रेस के अग्रणी नेता भी रह चुके हैं। फिलहाल काम भी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए कायदे और कानून की जानकारी रखने वाले एक ऐसे एडवोकेट जिनके क्लाइंट्स उन्हें भली भांति जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वाजिद शेख एडवोकेट। नमस्कार वाजिद शेख जी, आपका स्वागत है गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव पर। वाजिद शेख जी, आज ये इंटरव्यू जो हम आपसे कर रहे हैं कुछ विषयों पर होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, विचार विमर्श करके कि आपकी सोच क्या है इन विषयों पर, आपकी टीका टिप्पणी क्या है। पहला प्रश्न मेरा ये हो, सूरत महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर के कांग्रेस पक्ष के या फिर कार्यकर्ता के तौर पर आप एज एन एडवोकेट क्या तैयारी है? हर एक इलेक्शन के पहले प्री प्लानिंग कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहता है। बूथ कमेटी बनाना या तो फिर एक इस टाइप के कैंडिडेट का सिलेक्शन करना जो पब्लिक में चाहता हो और एक मोमेंटम इलेक्शन के अंदर चलता रहे, इसकी तैयारी हमेशा रही है कांग्रेस की। बहुत सारे युवा नेता हैं जिन्हें देखा जा सकता है, उभरती पार्टी के तौर पे उन्हें देखा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ काशिफ उस्मानी की, जो रिजवानी उस्मान के पुत्र हैं, स्वर्गीय रिजवानी उस्मानी के। वो भी युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आप भी युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं ये लगता है कि युवा शक्ति गुजरात प्रदेश कांग्रेस में डाली जा रही है। आपको लगता है कि आप लोग ज़मीनी तौर पर लोगों से जुड़ने में सक्षम हो? हाँ बिल्कुल, फिलहाल हाँ बिल्कुल सक्षम है। कई बार ये होता है कि हम हमारे जमीन कांग्रेस की कभी कोई ऐसी आइडियोलॉजी भी नहीं रही है कि हम हमेशा सीनियरों को लेकर चले या जूनियरों को लेकर चले। हम सब एक साथ काम करते हैं, ये एक यूनाइटेड एफर्ट है कांग्रेस पार्टी का। काशिफ की बात करें तो काशिफ अभी अच्छा स्टार्टअप है उसका और अपने एरियाज में उसने अच्छा पॉकेट्स में काम करके रखा है, तो उससे इलेक्शन में उससे फायदा होगा। बात अगर की जाए, मतलब राष्ट्रीय लेवल की बात अगर की जाए, उन मुद्दों की जिन्हें राष्ट्रीय लेवल पर देखा जा सकता है, मैं बात कर रहा हूँ किसानों जी। भारत बंद का ऐलान हुआ, बहुत से ऐसे छोटे मोटे छिटपुट जिसे कह सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर आए सड़कों पर, जिन्होंने विरोध किया, जिन्हें अरेस्ट कर दिया गया। पार्टी उभर कर बड़े तौर पर इस मुद्दे का हिस्सा क्यों नहीं होती? हम पहले तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ऑर्डिनेंस हो गया 5 जून को। ये ऑर्डिनेंस आया 5 जून या 5 जुलाई 2020 में। पार्लियामेंट का सेशन जब अगर बंद होता है तो प्रेसिडेंट की पावर्स रहती है कि वो इस ऑर्डिनेंस को पास करे। इन्होंने चोरी छुपे ऑफ द रिकॉर्ड ये सेशन बिल ऑर्डिनेंस जो है पास कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा जो कहते हैं कि इनके इलेक्शन के भाषणों में हमेशा किसान रहते हैं, इनके जो इलेक्शन की जो पत्रिकाओं में किसान रहते हैं, मगर कभी भी ये इनका रियल एजेंडा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। ये आज आप बात करेंगे, अगर आप एक प्राइवेट कार लेने की अपने लिए बात करेंगे तो 7.5% मैक्सिमम इंटरेस्ट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप किसान ट्रैक्टर लेने जाएगा तो वो 17% इंटरेस्ट लेते हैं। 25% जो लोग हैं देश के वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, 15% इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली मीन्स कि जो पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनीज है या ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं या XYZ और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। आप अगर 1 हेक्टर अगर से फॉर एग्जांपल आप गेहूं बनाते हैं, गेहूं प्रोड्यूस करता है किसान, तो 1.1 हेक्टर अगर जमीन होगी तो 27 क्विंटल 6 महीने में गेहूं निकलता है। अगर आप MSP के उसको कंसर्न में रख के अगर आप रेट देखेंगे गेहूं का तो 1925 रुपए पर क्विंटल रेट है। अगर 6 महीने में अगर प्रोडक्शन गिनेंगे तो 27 क्विंटल निकलता है गेहूं। 27 क्विंटल का अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 51,800 समथिंग का रेट आता है। वो 6 महीने की इनकम है। अगर उसको मंथली इनकम में कन्वर्ट करेंगे तो 8,000 समथिंग की इनकम है, और अगर आप उसको डेली इनकम में कन्वर्ट करेंगे तो 288 रुपीज समथिंग आएगा। हो सकता है कुछ गलती हो 10-20 रुपए की। तो अगर 6 महीने के अंदर अगर एक किसान 51-52 हजार रुपया कमाता है, वो पूरे परिवार की इनकम रहती है। अपने खून पसीने की मेहनत से अगर एक 1.1 हेक्टर में अगर वो 52,000 रुपया कमाता है
तो ये पूरे परिवार की इनकम है। इससे ज्यादा तो आप किसी भी सेक्टर में रहेंगे आप, अगर कोई जूते पॉलिश वाला भी इससे ज्यादा कमा लेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक गलत रवैया किसानों के लिए है। इन्होंने BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब ये किसानों के पीछे पड़ गए हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी तो इन्वॉल्व है नहीं है, वो तो बात की बात है। पहले तो ये रूलिंग पार्टी है, इनका ऑर्डिनेंस इनका है, इन्होंने हमेशा से ही कोई बिल आज तक वापस लिया नहीं है। एक अहंकार भरी सरकार है ये, इसका कोई ऐसे ऑर्डिनेंस का लाने का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। इट इज अ मीनिंगलेस ऑर्डिनेंस। मैं बात करूंगा अब उन मुद्दों की जिनकी विचारणा काफी दिनों से चल रही है। कांग्रेस के अपने लीडर संजय झा जी ने कुछ ट्विटर पर लिखा, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, आला कमान ने निष्कासित कर दिया। उसके बाद कपिल सिब्बल ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि भाई कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर विचारों में डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं लीडरशिप क्राइसिस। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं राजकीय तौर पर, नगर निगमों में या फिर राष्ट्रीय तौर कांग्रेस पार्टी एक लीडरशिप का मेला है, एक मेमो ट्रेन है। इसमें खेत मजदूर, किसान, बड़े लॉयर्स, सबकी जगह है अपनी, और सबके विचार ओपनली रखने की जगह है। इसको आप लीडरशिप क्राइसिस से आप नहीं देख सकते। पहली बात, लीडरशिप क्राइसिस तो सर हमारी सेम लीडरशिप थी जो 2004 में थी। वी वॉन्ट बैक टू इलेक्शन, हम बैक टू बैक 2 इलेक्शन जीते हैं, तब भी सेम लीडरशिप थी। इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मीडिया मैनेजमेंट होता है, इससे पार्टी की हार या जीत जो है डिसाइड होती है। पहली बात, इसको आप लीडरशिप क्राइसिस कहीं नहीं बोल सकते। 120 वर्ष पुरानी पार्टी है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पकड़ थी माइनॉरिटीज में, दलितों में या फिर निचले तबकों में समाज के, कांग्रेस की पकड़ छूट रही है और राजकीय पार्टी उभर कर बाहर? ये हमारी थोड़ी निराशावादी सोच है कि कांग्रेस की माइनॉरिटीज पर पकड़ छूट रही है या दलितों पर पकड़ छूट रही है। अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें तो आप शायद इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ कर रहे हैं कि लोग उनको वोट दे रहे हैं। बिल्कुल सही समझा। और ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो ये असदुद्दीन ओवैसी की MIM की बात करें तो वो बीजेपी का बी विंग है। हमेशा उनके ऐसे कैंडिडेट जो माइनॉरिटी के वोट्स को आइसोलेट करने के लिए उन्होंने हर जगह, हर इलेक्शन में वो खड़े होते हैं, ना उनका कोई रिजल्ट है, वो डैमेज करते हैं सेक्युलर पार्टीज को, कांग्रेस को। साबित कैसे करेंगे? साबित नहीं किया सर, आप इलेक्शन का स्टैटिस्टिक्स देखिए ना, इसमें सर मैं क्या साबित करूंगा? आपको इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना सर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि कौन सी पार्टी कितना, कौन से कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, आप उससे इजीली मेक आउट कर सकते हैं। चुनाव की बात करें, बिहार में चुनाव हुआ, गुजरात में उपचुनाव हुआ, हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए। मीडिया भली भांति हर चुनाव को कवरेज दे रही है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस 0 क्यों है? स्ट्राइक रेट भी इतनी नहीं, पिछड़ती क्यों जा रही है पार्टी? अगर लीडरशिप है, पार्टी पिछड़ क्यों है? सर, इलेक्शन हारना या जीतना ये कोई लीडरशिप क्राइसिस से कोई इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। ये बात की लोकल इश्यूज होते हैं, कई जो नगर पालिका चुनाव होते हैं वो लोकल इश्यूज पे जीतते हैं। विधानसभा का इलेक्शन है तो वो CM कैंडिडेट के फेस पे जीतते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसके हैं। अगर MP इलेक्शंस हैं तो वो नेशनल इश्यूज पे पार्टी जीतती है, हारती है, कैंडिडेट हारते हैं, जीतते हैं। इसका कोई लीडरशिप क्राइसिस से कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं फिर आपको कहता हूँ कि ये सेम लीडरशिप थी सर, तो हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, हमको जमीन पर और मेहनत करने की जरूरत है। मैं आपको जैसे बताता चलूँ, अन्ना हजारा का एक आंदोलन हुआ। हाँ, जब कांग्रेस सरकार में थी, अरविंद केजरीवाल एक चेहरा उभर के आए जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है। कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आई? एक आंदोलन क्यों नहीं बन रहा? मुद्दे बहुत से हैं, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों को कोविड-19 का मुद्दा हो। जो किसानों का आंदोलन था उसमें कांग्रेस समर्थित है। जो गुजरात बंद था, देश बंद था 8 दिसंबर को, उसमें भी कांग्रेस तो रोड पे ही थी सर, ऐसा नहीं है। अब आप कांग्रेस के साथ गुजरात में लीडरशिप देखिए, हर जगह इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। लीडरशिप को दबाना, रातों रात डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को जेल उसमें भेज देना, जेलों में भेज देना, इससे कहीं ना कहीं एक आंदोलन को तो एक प्रेशर मिलता ही है जिससे वो आंदोलन कोलैप्स हो जाता है। ऐसी बहुत सारी हर स्टेट में इन्होंने ये किया है। गुजरात राज्य की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, मैं बात कर रहा हूँ केंद्र की। हाँ, अहमद पटेल साहब का निधन हुआ। हाँ, क्षति लगी है कांग्रेस को। हाँ। क्या लगता है आपको? आकलन क्या है? कांग्रेस इससे उभर पाएगी? नहीं, बहुत बड़ा लॉस है। अहमद भाई पटेल का लॉस बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का लॉस है, जिसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। उन्हें चाणक्य कहा जाता था कांग्रेस पार्टी का। चाणक्य कहा जाता था, और कांग्रेस पार्टी को संकट मोचन है कांग्रेस पार्टी के, 6 कांग्रेस मोचन संकट मोचन थे कांग्रेस पार्टी के, और
हर जगह अहमद भाई की तो कमी नहीं। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये होगा अजीत जी कि फिलहाल जो कोविड-19 की क्षति चल रही है, वैक्सीनेशन की बात चल रही है, मुख्यमंत्री कल आए, उन्होंने मीटिंग की, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आने वाले चुनाव में जो नगर निगम के आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, कांग्रेस पक्ष इस बार के नगर निगम चुनाव में उभर के आएगी बाहर? पिछले 25 वर्षों से राज्य में या फिर नगर पालिकाओं में भाजपा का कब्जा रहा है। सर पहली बात तो कि वापस एक बार कि हम इलेक्शन तो कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या गुजरात में तो सिर्फ 2 ही पार्टी है, अगर और कोई स्टेट आप लेंगे तो बहुत सारी पार्टी होती है, हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है इलेक्शन जीतने के लिए और हम 100% जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वजीद जी हमसे बातचीत करने का। बहुत से ऐसे प्रश्नों का जिसका आपने बेबाकी से उत्तर दिया, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मुझे आपसे और माहिती मिली और इन्फॉर्मेशन मिली। फिर एक बार हम आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जनता के अहम प्रश्नों के उत्तर। तो ये थे वालिद शेख जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तरों की जो जनता जानने के लिए बेताब थी। बड़ी बेबाकी से, बड़े खुले मन से इन प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया, पार्टी के विमोचन का, पार्टी की जानकारियों का विमोचन किया और हमें बताया कि क्या आगे विरोध पक्ष की भूमिका में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शासन में रह करके शासन कर रही है, वो शासन है या भाषण। जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव। नमस्कार।